Welcome back to the series of interpretation of statutes. So पहला पार्ट मैंने कल आपको कराया था, उसमें बताया था मेन कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स होता क्या है, स्टैट्यूट्स क्या होता है, एक्ट्स क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये सब मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था. आज जो क्लास है इट इज़ अबाउट इंटरनल एड. ठीक है. सो इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या होता है, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं. उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इस तरह की आगे की भी क्लासेस आपको मिलती रहें, अपडेट्स मिलता रहे. फिर चलते हैं हम आगे और देखते हैं कि इंटरनल एड क्या होता है. इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या के लिए आंतरिक सहायता क्या होगी. ठीक है. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होगा. तो मीनिंग इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स रेफर करता है उन टूल्स को, उन एलिमेंट को जो कि उस स्टैट्यूट में है एक्चुअल में. ठीक है. ये जो एड्स होते हैं ये अलाउ करते हैं कोर्ट को वो उस कानून का मतलब निकाल सके बिना किसी बाहरी रेफरेंस के. ठीक है. बाहर की कोई रेफरेंस ना देनी पड़े, कानून का मतलब वो उन्हीं इंटरनल एड्स की हेल्प से समझ सकें, व्याख्या उसकी समझ सकें. By examining the content within statutes such as specific provision or clause, it becomes possible to interpret its intended meaning. तो इसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट आ जाता है टाइटल. तो टाइटल भी ना हमारे दो तरह के होते हैं. पहला होता है एक शॉर्ट टाइटल होता है और एक होता है हमारा लॉन्ग टाइटल. तो शॉर्ट टाइटल क्या बोलता है, सर्व्स एज ए कंसाइंस नेम गिवन टू द लेजिस्लेशन फॉर इजी रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन. तो आमतौर पर ये जो है एक्ट की धारा 1 में यानी कि सेक्शन 1 में बताया गया होता है और इसमें किस ईयर में वो एक्ट बना है, ठीक है, किस डेट को वो बना है, ये सारी बातें लिखी होती हैं. जैसे कि अगर हम सीपीसी के सेक्शन 1 की बात करें, सिविल प्रोसीजर कोड के, तो ये जो है बोलता है कि दिस एक्ट में बी साइटेड एज अ सीपीसी 1908. ओके. जैसे कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो उसका भी सेक्शन 1 बोलता है कि जो ये एक्ट है इसको आगे से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलेंगे. ये हो गया हमारा शॉर्ट टाइटल. अब आ जाता है कि लॉन्ग टाइटल क्या होता है. लॉन्ग टाइटल इंक्लूड करेगा, क्या इंक्लूड करेगा, जो उस कानून का उद्देश्य है या उद्देश्य का समान विवरण. जैसे कि कुछ एक एक्ट्स में, ठीक है, कुछ एक एक्ट्स में उसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस लिखा होता है. ठीक है. ओवरव्यू होता है उसके पर्पस का. बट ये इंपॉर्टेंट है ये नोट करना कि लॉन्ग टाइटल जो है वो कंक्लूसिव एड नहीं होते हैं, सहायक नहीं होते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए. ठीक है. ये किसी, अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई मैटर क्लियर नहीं है उस एक्ट से, उस अधिनियम से संबंधित, तो वो लॉन्ग टाइटल से ऐसा नहीं है कि क्लियर हो जाएगा. ठीक है. बट हमें एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दे देगा उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड. जैसे कि अगर हम देखें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का लॉन्ग टाइटल, तो बोलता है, क्या बोलता है, इंग्लिश में पढ़कर बताती हूँ, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर. इसी तरह से अगर हम सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड का लॉन्ग टाइटल देखें तो क्या है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ सिविल ज्यूरिडिक्शन. ओके. अच्छा, ये तो हो गया टाइटल, लॉन्ग टाइटल एंड शॉर्ट टाइटल. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है प्रीएम्बल. ठीक है. प्रीएम्बल को हम प्रस्तावना बोलते हैं हिंदी में. ये एक इंटरनल एड की इंटरप्रिटेशन है और आउटलाइन करती है कि जो मेन उद्देश्य है, जो मेन कारण है जिनकी वजह से ये लेजिस्लेशन, ये कानून बनाया गया है. ठीक है. जब जो हमारी लैंग्वेज है, जो भाषा है किसी प्रोविजन की जो एक्ट में, वो क्लियर है, साफ है, तो प्रियम्बल बहुत ज़रूरी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है. लेकिन अगर वो भाषा, ठीक है,
उससे हमें लगता है कि नहीं, इसका ये मतलब भी हो सकता है और इसका ये मतलब भी हो सकता है, यानी कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। तो इसमें जो है ट्रू मीनिंग असर्टेन करने में हेल्प मिल सकती है। तो प्रियम्बल ज्यादातर देखा जाए तो पहले पेज पर दिया गया होता है, लेकिन आजकल के बहुत सारे मॉडर्न एक्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रियम्बल के बिना बनाए जा रहे हैं, उनका जो प्रियम्बल का रोल है वो कम होता जा रहा है। केस हमारा वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली का है, जिसमें सेक्शन 5 ऑफ वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1950 की संवैधानिकता को चैलेंज किया गया कि भाई ये जो है आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, तोड़ता है। तो दिस प्रोविजन एम्पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट टू सेलेक्ट स्पेसिफिक केसेस टू बी ट्राइड बाय स्पेशल कोर्ट विद इन डिस्टिंक्ट प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को चेक करा उसके अधिनियम के, और डिटरमाइन करा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये अधिकार दिया गया है इस एक्ट में कि वो केसेस चूज कर सकती है। ठीक है, वो केसेस चूज कर सकती है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है इंटरनल एड का, वो है मार्जिनल नोट्स, सीमांत नोट्स। ठीक है, सीमांत नोट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। सीमांत नोट्स क्या करते हैं, सीमांत नोट्स, साइड नोट्स भी बोल सकते हैं। तो किसी भी एक्ट के उन पार्ट्स को, उन सेक्शंस को किनारे में रखे गए संक्षिप्त स्पष्टीकरण के तौर पर हैं। वो उस सेक्शन के इफेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन वो पार्ट नहीं होते उस एक्ट का। ठीक है, वो एक्सप्रेस कर देंगे कि भाई इस सेक्शन का ये मतलब हो सकता है, लेकिन वो एक्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, जो विधायक होते हैं, जो के बजाय मसौदा तैयार करने वाले आमतौर पर सीमांत नोट डालते हैं, जो विधायक नहीं डालते हैं। ड्राफ्टर्स जो है मेनली मार्जिनल नोट्स को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सो इसमें हमारा बड़ा अच्छा इसमें केस लॉ आया था, एक बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 286 के जो मार्जिनल नोट है वो रेस्ट्रिक्शंस शो करते हैं टैक्सेस पे, किस चीज पे, सेल और परचेज ऑफ गुड्स, और उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माने जाएंगे। वो रिलाई करे जा सकते हैं। वो किस लिए रिलाई करा जा सकता है, उसको उस आर्टिकल का, यानी कि आर्टिकल 286 का अर्थ समझने के लिए, उसका उद्देश्य समझने के लिए। ठीक है जी, अगला हमारा आ जाता है हेडिंग्स। हेडिंग्स यानी कि शीर्षक, किसी भी एक्ट के शीर्षक के अंतर्गत सेक्शंस और ग्रुपों के समूहों से पहले लगाए जाते हैं। न्यायालय क्या करता है, इन शीर्षकों को संबंधित अनुभागों या अनुभागों की सेट की प्रस्तावना के रूप में मानता है। हालांकि यह देखना जरूरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा कि जो हेडिंग है वो प्रोविजंस के जो क्लियर वर्ड्स हैं उनको कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, प्लेन वर्ड्स को कंट्रोल नहीं करेगा। हेडिंग जो है इंटरनल एड की तरह होता है व्याख्या करने के लिए, लेकिन जो उनका रोल होता है वो लिमिटेड होता है। अगर वो प्लेन वर्ड्स हैं और एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहा है उस प्रोविज़न का, तो इसमें जो है कोर्ट जो है हेडिंग की हेल्प ले सकता है। हेडिंग से हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भाई जो लेजिस्लेटिव था उसकी इंटेंशन क्या थी उसको बनाने में। यहाँ पे बड़ा अच्छा सा केस लॉ आ गया है, नोट डाउन कर सकते हैं। टोले वर्सेस गिडिंग्स। टोले वर्सेस गिडिंग के केस में क्या हुआ था, इंटरप्रिटेशन हुई थी सेक्शन 217 की ऑफ रोड ट्रैफिक एक्ट वाज इन क्वेश्चन। हेडिंग ऑफ द प्रोविजन वाज मिससेलेनियस एंड जर्नल विद सब हेडिंग पेनलाइजेशन ऑफ टेकिंग अ मोटर व्हीकल विदाउट अथॉरिटी। तो कोर्ट बोलता है जो हेडिंग है वो क्लियरली बता रहा है कि भाई क्या उद्देश्य रहा है इस कानून को बनाने का। तो इसमें यहाँ पे पैसेंजर है वो इस अपराध के लिए लाइबल ठहराए जा सकते हैं। अगला हमारा इंटरनल एड आ जाता है इलस्ट्रेशंस यानी कि रेखांकन। इलस्ट्रेशंस समझाए गए कानून को स्पष्ट करने वाले एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, वो
विधायिका के इरादे को प्रकट करते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर के इंटेंशन को प्रकट करते हैं, और जो अस्पष्टता है, एम्बिग्यूटी है और रेपिगेंसी है उसको भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन ये एम्फेसिस किया जा सकता है बहुत सारे जजमेंट के थ्रू कि इलस्ट्रेशंस एक्सप्लेन नहीं करते हैं पूरी तरह से उस प्रिंसिपल को, और ना ही वो उसके स्कोप को लिमिट करते हैं। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सेक्शन और इलस्ट्रेशन में, तो हमेशा ये बात ध्यान रखने की है कि सेक्शन प्रिवेल करेगा, इलस्ट्रेशन प्रिवेल नहीं करेगी। जैसा कि अगर हम देखें सेक्शन 378, ठीक है, सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी हैज 16 इलस्ट्रेशंस। 16 की 16 इलस्ट्रेशंस बहुत सारी सिचुएशंस बता सकती हैं, लेकिन अगर हमें वो सिचुएशन उनमें नहीं दी गई है तो हम सेक्शन 378 को रेफर करेंगे, उन 16 इलस्ट्रेशंस को नहीं। अगला इंटरनल एड आ जाता है एक्सप्लेनेशन। अच्छा, स्पष्टीकरण जो हमारा आ जाता है, किसी कोई स्पेशल प्रोविजन है, कोई पर्टिकुलर प्रोविजन है और उसके डाउट्स को रिमूव करने के लिए एक्सप्लेनेशन ऐड ऑन की जा सकती है, और ये भी हो सकता है एक्सप्लेनेशन नॉट एडेड। तो पर्पस क्या होता है एक्सप्लेनेशन ऐड करने का? उसका मीनिंग और जो इंटेंशन है उस कानून का, वो जो उसमें अस्पष्टता आ गई है उसको दूर करने के लिए, उसको समझाने के लिए, टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। तो ये हमारा होगा एक्सप्लेनेशन। बट एक्सप्लेनेशन को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, उस प्रोविजन का मीनिंग को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, ना ही उसकी अस्पष्टता को दूर कर सकते हैं एक्सपेंड करके। जो दिया गया है उससे अगर हमें अनसर्टेनिटी दूर हो रही है तो ठीक है, ठीक है, हार्मोनाइज करेगा एक्सप्लेनेशन और मेन सेक्शन के बीच में। कोर्ट क्या करेगा? हार्मोनाइज करेगा। अब हमारा सेक्शन 108 आपने देखा होगा आईपीसी को, जिसमें अवेटर है उसकी 5 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉज, यानी कि व्याख्या खंड की परिभाषा। तो डेफिनेशन जो दी गई है उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं थ्रू आउट द स्टैट्यूट टू अवॉइड द नीड फॉर रिपीटेड डिस्क्रिप्शन, और नेचुरल मीनिंग उसमें बहुत सारे शब्दों का एक्सप्लेन किया होता है। तो जो ये क्लॉज हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी उन स्पेशल शब्दों के लिए वो क्या है, और कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए वो ऐसा यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन अगर हम डेफिनेशन क्लॉज को ही अप्लाई करते चले जाएं तो भी वो एक एब्सर्ड रिजल्ट, यानी कि एक भ्रमित रिजल्ट निकाल सकता है। तो कोर्ट इस सिचुएशन में डेफिनेशन को अप्लाई नहीं करेगा। डेफिनेशन क्लॉज एक स्टैट्यूट का सेम वर्ड को किसी और स्टैट्यूट में डिफाइन करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी में अलग पर्पस से उसको यूज करा गया होगा, ठीक है। सो जैसा कि अब हाँ, महालक्ष्मी ऑयल्स मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ एपी के केस में बोला गया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड टोबैको वाज इन क्वेश्चन। तो डेफिनेशन सेज दैट टोबैको इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ टोबैको whether cured or uncured, manufactured or not, leaf stalks, stems of tobacco plant। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है और वो रिफ्यूज करती है कि टोबैको सीड्स को भी हम इसमें इंक्लूड करें। तो टोबैको सीड्स इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो क्लियरली मेंशन कर रही है कि भाई क्या क्या इसमें तंबाकू के अंदर हम ऐड करें। तो तंबाकू की जब डेफिनेशन की बात हुई है महालक्ष्मी ऑयल्स एंड वर्सेस स्टेट ऑफ एपी में, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है इंटरनल एड का, पंचुएशंस यानी कि विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी कि पंचुएशन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कि कॉलम्स हैं, सेमी कॉलम्स हैं, कॉमास हैं, फुल स्टॉप्स हैं, डैशेस हैं, ब्रैकेट्स हैं, इस तरह की जो बाकी की चीज़ें होती हैं। पहले के टाइम पे जो कानून बनते थे वो बिना पंचुएशंस के बनते थे, और कोर्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ती थी उनको। अब आजकल जो है पंचुएशन मार्क्स के साथ ही पास आउट हो रहे हैं। इंटरप्रिटेशन जो पंचुएशंस की होती है, अगर कोर्ट एनकाउंटर करता है कि भाई कोई अस्पष्टता आ गई है अगर हमें व्याख्या करने के दौरान पंचुएशन से, तो कोर्ट उस प्रोविजन को बिना विराम चिन्ह के पढ़ेगा। अगर बिना विराम चिन्ह के वो व्याख्या क्लियरली समझ में आ रही है तो उस सिचुएशन में, ठीक है। अगला हमारा जो आ जाता है इंटरनल एड, दैट इज शेड्यूल्स।
यानी कि अनुसूचियां हमने देखा हो बहुत सारे कानूनों के अंदर शामिल की जाती हैं, और इसका ये क्या करती हैं, हमें एडिशनल डिटेल बताती हैं, ठीक है। प्रिस्क्राइब फॉर्म्स कंटेन सब्जेक्ट्स इन लिस्ट। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है शेड्यूल में और मेन बॉडी पार्ट में, तो मेन बॉडी ऑब्वियसली प्रिवेल होगी। तो शेड्यूल हमारा एज ए इंटरनल हेल्प करते हैं। जैसे अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें, अनुच्छेद 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब हम अगर बात करें शेड्यूल 1 की, तो वो बताता है कि भाई ये हमारे स्टेट्स के नेम है और उनकी टेरिटरीज के साथ, ठीक है। तो व्याख्या करने में हेल्प करता है। सेविंग क्लॉज आपने देखा होगा, बचत खंड हमेशा बहुत सारे एक्ट्स में पाया जाता है। तो टिपिकली अपेंड इन द केस ऑफ रिपील और रीएनेक्टमेंट ऑफ स्टेट्यूट्स, ठीक है। न्यू राइट्स आर नॉट क्रिएटेड थ्रू दैट। अगर कन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, मेन बॉडी पार्ट में और सेविंग क्लॉज में, तो ऑब्वियसली सेविंग क्लॉज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोविजो, यानी कि प्रावधान। अगर किसी सेक्शन की कोई प्रावधान है तो उनको क्या माना जाएगा, उस सेक्शन का हिस्सा माना जाएगा, इंटरनल एड के तौर पे उसको यूज करा जाएगा, और it is meant to qualify or exempt certain provisions, impose mandatory condition for enactment to be workable, serve as a optional addenda and become an integral part of enactment. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 को देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन का, इज कंसिडर्ड अ प्रोविजो टू आर्टिकल 16(1), जैसा कि टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर बोला गया है। अब आ जाता है अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शंस हमारे स्टैट्यूट्स में बहुत से मैटर्स को एक्सक्लूड करने के लिए, ठीक है, छूट देने के लिए शामिल की जाती हैं, जो कि अगर छूट नहीं दी जाएगी तो उस प्रोविजन में फॉल डाउन हो जाएंगी। अपवाद और मुख्य अधिनियम के बीच टकराव की स्थिति में अपराध का भरोसा किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है एक्सेप्शन में और मेन एनेक्टमेंट में, तो ऑब्वियसली मेन एनेक्टमेंट पर ही भरोसा किया जाएगा। जैसे कि एक्सेप्शंस आप देख सकते हो, सेक्शन 300 जो है आईपीसी का, उसकी 5 एक्सेप्शंस दी गई हैं। तो प्रोविजो और एक्सेप्शन के बीच में एक छोटा सा अंतर मैं आपको समझा देती हूँ। प्रोविजन मेन एनेक्टमेंट का पार्ट होता है, फॉलो करता है, लेकिन जो एक्सेप्शन होता है किसी प्रोविजन का, वो एग्जेम्प्ट करता है, छूट देता है किसी चीज को उस एनेक्टमेंट में शामिल होने से, ठीक है। सो कंक्लूजन के तौर पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो इंटरनल एड है किसी कानून को व्याख्या करने के लिए, उसमें हम टाइटल, प्रियम्बल, हेडिंग, इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन क्लॉज को ऐड करते हैं, और जो इंटरनल एड है वो वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, दायरे और अनुपयोग में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, इनकी ऑफर करती है इनसाइट इनटू द कॉन्टेक्स्ट स्कोप एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ये था हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का सेकंड पार्ट। कल हम अपलोड करेंगे सुबह 11 बजे थर्ड पार्ट। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड and please subscribe to my YouTube channel and please don't forget to press that bell icon. Thank you so much. Bye.